हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं बजरंगी लाल और आप देख रहे हैं बजरंगी लाल यूपीपीसीएल यूट्यूब चैनल। इससे पहले की वीडियो में हमने 19 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का जो टेक्निकल भाग था उसमें 75 प्रश्न कर लिए थे और आज हम 75 से 150 150 प्रश्न तक इसको हल करेंगे। तो यदि आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसमें हम टीआई यूपीपीसीएल टीजी 2 में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, उनको हम हल कर रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न व्यतीत करते हुए प्रारंभ करते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन में दोबारा करा देता हूं। 75 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था सेथिल हिस्टैरिसीस लॉस किस पर निर्भर करते हैं। तो हिस्टैरिसीस लॉस जो निर्भर करते हैं वह करते हैं अभिवाह घनत्व व आवृत्ति पर, अभिवाह घनत्व पर, आवृत्ति और लेमिनेशन की मोटाई पर, आवृत्ति और समय पर। तो ये करते हैं अभिवाह घनत्व और आवृत्ति पर। इसका प्रश्न नंबर 75 का जो आंसर है सही हो जाएगा विकल्प नंबर ए। 76 नंबर प्रश्न है किसी डीसी जनरेटर के समांतर संचालन के लिए निम्नलिखित में से क्या एक स्थिति नहीं है। देखिए यहाँ ग्रीन देखकर एकदम आंसर मत दीजिए, आप अपने मन से भी मनन कीजिए। तो डीसी जनरेटर के समांतर संचालन के लिए निम्नलिखित में से एक स्थिति नहीं है। हाँ देखो, आदि प्रवर्तकों का समान प्रतिशत गति विनियमन, हाँ जो प्रतिशत गति विनियमन है वो सेम होना चाहिए। समान प्रतिशत वोल्ट नियमन, हाँ ये भी सेम होना चाहिए। परंतु तापमान समान होना चाहिए ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। वोल्टेज रेटिंग सेम हो, हाँ ये भी सेम हो। अब हम चलते हैं 77 नंबर प्रश्न की ओर। समांतर क्रम में जुड़े दो प्रत्यावर्तितों मतलब अल्टरनेटर के बीच फेज अंतर का पता लगाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपयंत्र इनमें से कौन सा है। तो फेज अंतर का जब भी हम पता लगाएंगे तो सिंक्रोनोस्कोप से पता लगाएंगे। टेकोमीटर क्या है? टेकोमीटर मोटर की स्पीड कितने आरपीएम पे चल रही है ये ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं। गैल्वेनोमीटर तो आप जानते हैं विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए, और एमीटर विद्युत धारा की माप है, कहें तो क्या है, विद्युत धारा को मापता है एमीटर। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। 78 और 79 नंबर प्रश्न खुला नहीं है। हाँ तो 80 नंबर प्रश्न है फेरेंटी प्रभाव में पारेषण लाइन के अभिग्राही छोर पर एक सिरे से दूसरे एक प्रेषक सिरे की तुलना में वोल्टता पर क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब अभिग्राही सिरा होता है जो ग्रहण करने वाला सिरा, और प्रेषक सिरा जहां से भेजी जाती है वोल्टेज। तो जो फेरेंटी प्रभाव होता है उसमें मान के चल लीजिएगा यहां से हम वोल्टेज को भेज रहे हैं, ठीक है। हाँ, अगर ये एक सिरा है और ये दूसरा सिरा है, यहाँ से एक सिरे से यहाँ से हम वोल्टेज भेज रहे हैं, यहाँ वोल्टेज ग्रहण की जा रही है। तो क्या होता है कि इसके रिसीविंग हैंड का वोल्टेज, प्राप्त जिस हैंड पर वोल्टेज होती है उसका वोल्टेज सेंडिंग एंड के वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है। और इसी प्रभाव को क्या कहते हैं? इसी प्रभाव को हम कहते हैं फेरेंटी प्रभाव। इसमें क्या हो जाता है कि अभिग्राही जो छोर पर वोल्टेज होती है वो पारेषण लाइन के प्रेषक सिरे की तुलना में बढ़ जाती है। क्या हो जाता है? बढ़ जाती है। 80 नंबर प्रश्न हो गया है। अब हम 81 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 81 नंबर प्रश्न है किस प्रकार का दोष एक सममित दोष है। देखो जब आप फॉल्ट पढ़ेंगे तो दो प्रकार के दोष होते हैं, एक होते हैं सममित फॉल्ट, एक होते हैं असममित फॉल्ट। यहाँ पूछा गया है कि सममित फॉल्ट कौन सा है। तो थ्री फेज लघु प्रदोष जो फॉल्ट है वो किस प्रकार का फॉल्ट है? सममित फॉल्ट है। बाकी सब असीमित फॉल्ट है। असीमित फॉल्ट है तीनों, लाइन टू लाइन, एक फेज भूदोष और लाइन से लाइन दोष, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? क्लास की स्पीड थोड़ा तेज रहेगी। 82 नंबर प्रश्न एक न्यूमेरिकल है, पर हम न्यूमेरिकल आपको कराएंगे नहीं। न्यूमेरिकल के लिए एक अलग से क्लास लाएंगे जिसमें इस क्लास में इस पेपर में पूछे गए सारे न्यूमेरिकल एक साथ हो जाएंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? फिर एक न्यूमेरिकल 83 नंबर प्रश्न। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। 84 नंबर प्रश्न। 84 नंबर प्रश्न क्या है ये देखते हैं। 84 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या एक ट्रांजिस्टर नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है इनमें से कौन एक ट्रांजिस्टर नहीं है। आईजीबीटी, सेट, मॉसफेट या ट्राइक।
देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है IGBT, SIT और एम मॉसफेट, इन तीनों की फुल फॉर्म। ट्रायक एक ट्रांजिस्टर का प्रकार नहीं है, ठीक है। 85 नंबर प्रश्न है, द करेक्ट रिलेशनशिप ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का सूत्र है यहाँ पर वो पूछा गया है, तो ये होता है मैग्नेटिज्म अपॉन मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 86 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या एक फैक्ट उपकरण नहीं है। फैक्ट उपकरण है, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या एक फैक्ट उपकरण है। स्टेटकॉम एक फैक्ट उपकरण है, क्या है, स्टेटकॉम एक फैक्ट उपकरण है। 87 नंबर प्रश्न देखते हैं, 87 नंबर प्रश्न क्या है। 80 नंबर प्रश्न में किस प्रकार की पारेषण लाइनों की प्रारंभिक लागत अधिक होती है। पारेषण मतलब ट्रांसमिशन लाइन, अंडरग्राउंड जो पारेषण लाइन होती हैं उनकी प्रारंभिक लागत मतलब उनको स्टार्ट करने, उनको बनाने में जो लागत लगती है वो अधिक होती है। वही यहाँ पर पूछा गया है कि प्रारंभिक लागत, जब आप अंडरग्राउंड लाइन बनाएंगे कहीं पे तो गड्ढा करवाने पड़ेगा, उसकी लागत, प्लस उसमें हम केबल को बिछवाएंगे उसकी लागत, उसके बाद फिर गड्ढे को हमें बंद करवाना पड़ेगा, पटवाएंगे जिसको हम कहते हैं, उसकी लागत लगेगी। तो इस प्रकार से पारेषण लाइन अगर अंडरग्राउंड है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा लागत आ जाती है। इसके फायदे भी रहते हैं कि इसमें फॉल्ट होने की संभावना कम रहती है, परंतु अगर फॉल्ट हो जाए तो उसको ढूंढने के लिए अधिक समय लगता है सिरोपरी लाइनों की अपेक्षा। अगला है, एक जीनर डायोड के जीनर क्षेत्र के गुण का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। यहाँ पूछा गया है, मतलब लैंग्वेज थोड़ी वैसी है। जीनर डायोड जो हम प्रयोग करते हैं वो किस कहाँ पर प्रयोग करते हैं, तो हम सभी जानते हैं जीनर डायोड का प्रयोग होता है वोल्टेज रेगुलेशन में। कहाँ होता है, वोल्टेज रेगुलेशन में। 89 नंबर प्रश्न है, ज्वार किसके कारण उत्पन्न होते हैं। ज्वार भाटा जो है उसी का शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर ज्वार प्रयोग किया गया है। तो ये गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, परंतु किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण। चंद्रमा, पृथ्वी, पृथ्वी और सूर्य, महासागर और पृथ्वी के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण। तो ये याद कर लीजिए, जो ज्वार होता है वो चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। किसके कारण, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण। अब 90 नंबर प्रश्न पर हम पहुंच चुके हैं। 90 नंबर प्रश्न देखते हैं। 90 नंबर प्रश्न क्या है, किसी परिणाम मित्र पर खुला परिपथ परीक्षण क्या निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ट्रांसफार्मर पर जो ओपन सर्किट टेस्ट किया जाता है वो क्या निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो ओपन सर्किट टेस्ट जो किया जाता है लोह हानि ज्ञात करने के लिए किया जाता है। क्या हानि, लोह हानि। और शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है, बताना कमेंट में, आंसर दिया है यहाँ पर। 91 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, प्रत्यावर्ती के रेटेड वोल्टेज मतलब अल्टरनेटर के रेटेड वोल्टेज के संबंध में बिना लोड वाले वोल्टेज से रेटेड वोल्टेज में प्रतिशत परिवर्तन को क्या कहते हैं। भाई साहब कुछ नहीं है यहाँ पर, सिर्फ ये लैंग्वेज ऐसी दे दी गई है। ये है वोल्टेज रेगुलेशन का सूत्र, जिसकी हिंदी में भाषा यहाँ पर दे दी गई है। वोल्टेज रेगुलेशन का सूत्र क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन का सूत्र ही तो होता है कि रेटेड वोल्टेज माइनस नो लोड वोल्टेज अपॉन रेटेड वोल्टेज इंटू 100। तो इसी को कहते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। क्या कहते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन या वोल्टेज विनियमन कह लीजिए या फिर नियमन कह लीजिए। 92 नंबर प्रश्न का ओपन हुआ नहीं है, तो 93 नंबर प्रश्न पर हम पहुंच गए हैं। 93 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन पावर ट्रांसमिशन लाइनों में प्रतिक्रियाशील विद्युत शक्ति की आवश्यकता नहीं होती। तो जो हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन लाइन होती है उनमें प्रतिक्रियाशील वोल्टेज या प्रतिक्रियाशील विद्युत शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, 94 नंबर प्रश्न है कि किसी अति खिंचाव युक्त केबल के लिए वोल्टेज की रेंज कितनी होती है। जो तो सुपर टेंशन केबल जो प्रयोग होती है ना वो 11 से 33 केबी के लिए प्रयोग होती है। कितने केबी के लिए, 11 से 33 केबी के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, किसी पीवी वक्र कैसा होता है। किसी सोलर पीवी का जो पीवी वक्र होता है वो आरेखीय होता है। कैसा होता है, आरेखीय। ये हम सभी जानते हैं, इसमें ज्यादा समझाने वाला रॉकेट साइंस जैसी कोई चीज नहीं है। लैंप को संचारित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला नियंत्रण परिपथ का सामान्य नाम क्या है। लैंप को संचारित करने के लिए जो हम परिपथ का प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्लास्ट। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्लास्ट। अगला है 98 नंबर प्रश्न। 98 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 98 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निष्क्रिय या
संदर्भ बस के लिए अज्ञात प्रचाल है। अज्ञात पैरामीटर क्या क्या है निष्क्रिय या संदर्भ बस के लिए? तो इसमें जो तीनों अज्ञात पैरामीटर होते हैं वो होती है सक्रिय विद्युत शक्ति, प्रतिक्रियाशील विद्युत शक्ति। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। 98 नंबर प्रश्न, किसी ताप विद्युत संयंत्र में सुपर हीटर की भूमिका क्या होती है? ताप विद्युत संयंत्र जो होता है स्टीम पावर प्लांट, उसमें सुपर हीटर क्या करता है? देखो, सुपर हीटर का काम होता है कि जो निकलने वाली वाष्प है उसमें से नमी को हटा देना। क्या करना? नमी को हटा देना। संयंत्र में आने वाले पानी की नमी को हटा देना, ये तो बिल्कुल गलत है। संयंत्र में विद्यमान वाष्प की नमी हटा देना, ये बिल्कुल गलत है। संयंत्र में विद्यमान पानी को गर्म करना नहीं, वाष्प से निकलने वाली वाष्प जो वाष्पित एक होता है पार्ट, उसमें वाष्पित से निकलने वाली वाष्प में जो नमी होती है उसको हटाता है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चुंबकीय रूप से मृदु पदार्थों में क्या होता है? चुंबकीय रूप से मृदु पदार्थ जो होते हैं उसमें होती है उच्च पारगम्यता। इसके लिए कल जो T20 सीरीज थी उसमें हमने पूछा था कि पारगम्यता जो होती है, पारगम्यता चुंबकीय सर्किट में होती है और विद्युतीय सर्किट में इसके तुल्य क्या होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। 100 नंबर प्रश्न देखते हैं। अब 100 नंबर प्रश्न की ओर आ गए हैं। किसी प्रेरण मोटर में क्रॉलिंग का क्या अर्थ होता है? क्रॉलिंग में क्या होता है? मोटर एक प्रकार का गुणित स्वर्ग उत्पन्न करने लगती है, आवाज उत्पन्न कर लेती है, इसी को हम कहते हैं क्रॉलिंग। ठीक है, 101 नंबर प्रश्न पर आ गए। 101 नंबर प्रश्न है, इनकंडिसेंट लैंप गिलास एनवेलप में क्या सम्मिलित होता है या होती है? इनकंडिसेंट लैंप में पूछा है कि क्या होता है इसके अंदर, तो उसके अंदर होती है नाइट्रोजन और आर्गन गैस, दोनों का मिश्रण होता है। नाइट्रोजन और आर्गन दोनों गैसों का क्या होता है? मिश्रण होता है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है। हमने कहा न्यूमेरिकल सभी एक क्लास में आपको करा दिए जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। एक न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल हम सभी एक क्लास में आपको करा देंगे। 104 नंबर प्रश्न खुला नहीं है। द अदर नेम ऑफ सेकेंडरी बैटरी एज, यहाँ पूछा गया है सेकेंडरी बैटरी जो होती है उसका अन्य नाम क्या होता है? तो उसको हम कहते हैं एक्यूमुलेटर के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है 106 नंबर प्रश्न, अक्षय स्रोतों के अधिकतम विद्युत शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाली कलन विधि क्या है? अक्षय स्रोतों से विद्युत शक्ति प्राप्त करने के लिए जो विधि है उसका नाम है एमपीपीटी। क्या है? एमपीपीटी। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एमपीपीटी की फुल फॉर्म होती है मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। क्या होती है? मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। लिख लीजिए आप एक जगह। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, भू संपर्कित परिणामित्र का प्रयोग कब किया जाता है? मतलब अर्थिंग ट्रांसफार्मर का प्रयोग कब करते हैं? जब न्यूट्रल उपलब्ध नहीं होता। जब न्यूट्रल नहीं मिलता है हम तब वहां पर अर्थिंग ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। उसमें खुद ही एक न्यूट्रल होता है, इसीलिए इस ट्रांसफार्मर का नाम दिया गया है अर्थिंग ट्रांसफार्मर। अगला प्रश्न है 108 नंबर प्रश्न। 108 नंबर प्रश्न है, एक 3 फेज प्रेरण मोटर की गति किसके द्वारा नियंत्रित की जा सकती है? तो 3 फेज प्रेरण मोटर की गति जो होती है आर्मेचर बोल्टता नियंत्रण द्वारा नियंत्रित की जा सकती है। 109 नंबर प्रश्न है, फ्लोरोसेंट लैंप को संचारित करना चाहिए, किस पर संचारित करना चाहिए? बेहतर प्रदर्शन के लिए उच्च आवृत्ति संकेतों पर हमको फ्लोरोसेंट जो लैंप होती है उसको संचारित करना चाहिए। अब है, किसी बैटरी की धारिता किस में दर्शाई जाती है? बहुत ही सरल प्रश्न है, हमने भी कई बार पूछा है। बैटरी की धारिता हमेशा एम्पियर घंटा में दर्शाई जाती है। किस में दर्शाई जाती है? एम्पियर घंटा में। नंबर प्रश्न, ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रणाली क्या है? जो ज्वार ऊर्जा होती है उसको अगर हमें विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना हो, बदलना हो, तो कौन सी प्रणाली का प्रयोग करेंगे? तो वहां हम बांध प्रणाली का प्रयोग करेंगे। कौन सी प्रणाली? बांध प्रणाली। 111 नंबर प्रश्न हो चुका है। अब हम चलते हैं 112 नंबर प्रश्न पर। 112 नंबर प्रश्न है, ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता के लिए ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर इन सब की अधिकतम दक्षता कब होती है? जब ताम्र हानि और लोह हानि का मान बराबर होता है, तब जब बराबर होगा तभी तो एक आएगा। तो ताम्र हानि बटे लोह हानि बराबर एक आएगा। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है? अधिकतम हो जाती है। फिर है, किसी लूप बुंड वाली डीसी मशीन में, लैप बाउंड वाली डीसी मशीन ये है, यहाँ पर समांतर मार्गों और ध्रुवों की संख्या के बीच संबंध क्या होता है? देखो, लैप लैप लिखा जाता है ऐसे, लैप मतलब एप एप, तो ए बराबर पी होगा।
ए बराबर पी होगा। और वेब बाइंडिंग, वेब में 4 अक्षर होते हैं तो 4 का आधा 2, तो वेब में एक की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। लैप बाइंडिंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो वेल्डिंग वगैरह में लैप बाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर। और लैप बाइंडिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? सॉरी, लैप बाइंडिंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो वेल्डिंग आदि के लिए हम लैप बाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है 114 नंबर प्रश्न, किसी डायोड के प्रचालन की गति किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो जो डायोड होता है उसके प्रचालन की गति हम रिवर्स रिकनेक्टिंग टाइम पर के द्वारा निर्धारित करते हैं, उत्क्रम पुनर्प्राप्ति समय के द्वारा। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 115 नंबर प्रश्न क्या है देखते हैं। में यांत्रिक दृष्टिकारी के नाम से किसको जाना जाता है? डीसी मशीनों में यांत्रिक दृष्टिकारी के नाम से जाना जाता है कम्यूटेटर ब्रश सिस्टम को। किसको? कम्यूटेटर ब्रश सिस्टम को। अगला प्रश्न है 116 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या महासागरीय ऊर्जा का एक रूप नहीं है? महासागरीय ऊर्जा का रूप देखो, तरंग महासागर में होती है, महासागरीय ताप महासागर में होता है, ज्वार तो महासागर में होता है, परंतु वाष्प ऊर्जा महासागरीय ऊर्जा का एक रूप नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से किस उपकरण में एक बैटरी आवश्यक घटक होती है? बैटरी एक आवश्यक घटक होती है यूपीएस में। यूपीएस हम कंप्यूटर को कुछ समय के लिए पावर देने के लिए प्रयोग करते हैं। यूपीएस का फुल फॉर्म क्या है? कमेंट में कमेंट करके आप लोग बताएंगे। अगला है 118 नंबर प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्युमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर? इनमें से कौन सा है जो एल्युमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का प्रकार है? तो जो डीसी टाइप कैपेसिटर होते हैं वो एल्युमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होते हैं। जहां इलेक्ट्रोलाइटिक आ जाए वहां डीसी कैपेसिटर ही समझो। अगला प्रश्न है 119 नंबर प्रश्न। 119 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विद्युत उपभोग के प्रशुल्क को प्रभावित नहीं करेगा? मतलब इनमें से कौन सा ऐसा पैरामीटर है जो हम लाइट यूज करते हैं उसके मूल्य को प्रभावित नहीं करेगा? लोड का प्रकार, हाँ ये तो प्रभावित करता है। लोड कैसा है? इंडस्ट्रियल लोड है, कमर्शियल लोड है, डोमेस्टिक लोड है। लोड का पावर फैक्टर भी निर्भर करता है, और डिमांड जिसको हम मैक्सिमम डिमांड बोलते हैं ये भी उसके बिल को, जो कंज्यूमर का बिल होता है उसको निर्भर करता है। पर उसमें मीटर कितने जुड़े हुए हैं ये लोड के पावर उसको शुल्क को निर्भर प्रभावित नहीं करते। तो 119 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 120 नंबर प्रश्न है, किसी विद्युत रोधी इंसुलेटर के प्रतिरोध पर तापमान में वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहला चैप्टर अगर सही से पढ़ा होगा तो ये आर अनुक्रमानुपाती टी होता है किसके लिए? चालकों के लिए। चालकों का जब तापमान बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध भी बढ़ता है, क्योंकि तापमान और प्रतिरोध में चालकों के लिए समानुपाती का संबंध होता है। परंतु कुचालकों के लिए क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। मतलब जब कुचालकों में हम तापमान को घटाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा, और यहाँ पर तापमान में वृद्धि की गई है तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, अगला है किसी एकल फेज प्रेरण मोटर में शेडेड पोल बाइंडिंग का प्रयोग कर मोटर के लिए सक्षम करने हेतु प्रयोग किया जाता है। सिंगल फेज मोटर बाइंडिंग में शेडेड पोल बाइंडिंग का प्रयोग क्यों करते हैं? तो इसको स्वप्रवर्तन, सेल्फ स्टार्टिंग के लिए शेडेड पोल बाइंडिंग का प्रयोग हम करते हैं। 121 नंबर प्रश्न हो चुका है। अब 122 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। 122 नंबर प्रश्न क्या है? सबसे महंगी वायरिंग, इनमें सबसे महंगी वायरिंग कौन सी है? सबसे महंगी वायरिंग और अच्छी वायरिंग कौन सी है? तो ये याद कर लीजिएगा, याद ही करने का प्रश्न है। कंड्यूट वायरिंग जो होती है सबसे महंगी वायरिंग का प्रकार है कंड्यूट वायरिंग। पिच बाइंडिंग के संबंध में सही क्या है? कम्यूटेटर पिच वाला जो सूत्र है वो आपसे पूछ लिया गया है। तो यहाँ पर कम्यूटेटर खंडों की संख्या होती है आर्मेचर कुंडलियों की संख्या के बराबर। क्या होती है? कम्यूटेटर खंड जो होते हैं वो आर्मेचर कुंडलियों की संख्या के बराबर होते हैं। बाकी सभी गलत हैं, कोई समझना नहीं है, ज्यादा देखना भी नहीं है। एक 3 फेज प्रेरण मोटर में यदि स्लिप का मान बंद नहीं है, 3 फेज प्रेरण मोटर है उसमें अगर स्लिप का मान 1 है तो रोटर क्या करेगा? रोटर कौन सी स्थिति में, ये पूछा गया है। अगर स्लिप का मान 1 है तो जाहिर सी बात है मोटर अविरुद्ध स्थिति में, मतलब बंद है। 125 नंबर प्रश्न ओपन हुआ नहीं है, 126 नंबर प्रश्न ओपन हुआ है, इसको हम पढ़ लेते हैं। पवन टरबाइन, पवन चक्की या पवन टरबाइन द्वारा उत्पादित विद्युत शक्ति किस प्रकार की होती है? तो पवन टरबाइन द्वारा जो उत्पादित विद्युत शक्ति होती है वो एसी विद्युत शक्ति होती है। किस प्रकार की होती है? एसी विद्युत शक्ति होती है। अब हम चलते हैं 127 नंबर प्रश्न। 127 नंबर प्रश्न में क्या है? प्रश्न में है डीसी मोटर में इंटरपोल का प्रयोग क्यों किया जाता है? इंटरपोल का प्रयोग हम करते हैं स्पार्किंग, कम्यूटेटर पर स्पार्किंग नहीं हो इसको कम करने के लिए। किसको कम करने के लिए?
कम्यूटेटर पर स्पार्किंग को कम करने के लिए। 128 नंबर प्रश्न है, पारेषण लाइन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पारेषण लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन नहीं, ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, वोल्टता नियंत्रण और प्रतिक्रियाशील विद्युत शक्ति नियंत्रण परस्पर संबंधित होते हैं। हाँ, ये दोनों वोल्टेज जो कंट्रोल होता है और प्रतिक्रियाशील शक्ति का जो कंट्रोल होता है वो दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ये सही बात है। जब आप डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगे या ट्रांसमिशन में आएंगे तब आपको पता लग जाएगा। वह रेट जिस पर किसी बैटरी की धारिता का निर्माण किया जाता है, ये सही बात है भाई। बैटरी की धारिता का निर्माण हमेशा सी रेट पर किया जाता है। किस रेट पर किया जाता है? सी रेट पर किया जाता है। कंड्यूट वायरिंग प्रणाली की विश्वसनीयता कैसी होती है? कंड्यूट वायरिंग प्रणाली की विश्वसनीयता जो होती है बहुत अच्छी होती है, तभी तो कंड्यूट वायरिंग को सबसे अच्छी वायरिंग बताया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, एक लोह चुंबकीय पदार्थ के तापमान में वृद्धि के साथ इसकी सुग्राह्यता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सुग्राह्यता पता है क्या होती है? चालकता को ही सुग्राह्यता कहते हैं, ऐसे समझिए। लोह चुंबकीय वाइंडिंग में वृद्धि पर उसकी जो सुग्राह्यता होती है वह घट जाती है। क्या होता है? घट जाती है। ठीक है। 132 नंबर प्रश्न देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका विद्युत शक्ति प्रणाली की लोड प्रवाह गणना में प्रयोग नहीं किया जाता? तो देखो, लोड प्रवाह गणना में प्रयोग करने के लिए हम प्रयोग करते हैं उच्चतम पावर ट्रांसफर थ्योरम का प्रयोग नहीं करते हैं। न्यूटन रिसेप्शन विधि, हाँ, इसका प्रयोग करते हैं। गॉस सीडेल विधि, इसका भी प्रयोग होता है। और तीव्र अपयुग्मन लोड प्रवाह विधि, इसका भी प्रयोग होता है। क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल है, ये डिप्लोमा लेवल का क्वेश्चन है, आपसे पूछ ही लिया गया है। इसीलिए कहते हैं कि 19 की फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और 20 की फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट जो थी टफ शिफ्ट थी। ठीक है। 132 नंबर प्रश्न हो गया है। अब है 133 नंबर, विसारित अशुद्धियों को जिन्हें ग्राही परमाणु कहा जाता है उनमें होते हैं। विसारित अशुद्धियों मतलब ग्राही, देखो यहां हमने दिखाया आपको कि शुद्ध अर्धचालक जो होते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन शुद्ध अर्धचालक होते हैं, लेकिन उनमें अगर अशुद्धियां मिला दी जाएं तो वो अशुद्ध अर्धचालक बन जाते हैं। और दो प्रकार की अशुद्धियां मिलाई जाती हैं, तीन संयोजी इलेक्ट्रॉन वाली और 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन वाली। 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन से जो अर्धचालक बनते हैं वो पी प्रकार के अर्धचालक होते हैं, और 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन वाली अशुद्धियां मिलाकर जो बनते हैं वो एन टाइप अर्धचालक होते हैं। यहाँ पर ग्राही, पी में हमेशा ग्राही होंगे, ये ध्यान रखिए। तो पी में जो ग्राही होंगे वो पी जो अर्धचालक बनते हैं, पी प्रकार के अर्धचालक, वो कितने कैसी अशुद्धियां मिलाने से बनते हैं? तो त्रिसंयोजी इलेक्ट्रॉन्स वाली अशुद्धियां मिलाने से पी प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। अगला प्रश्न है, जल विद्युत शक्ति की संस्थापना का अधिमानत स्थान कौन सा होता है? मतलब जो हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं हम वो कहाँ पर बनाते हैं? समतल क्षेत्र, रेगिस्तान, डेल्टा नहीं। हाइड्रो पावर प्लांट अधिकांशतः कहाँ बनते हैं? जल विद्युत शक्ति संयंत्र पहाड़ी क्षेत्र पर बनते हैं। कहाँ बनते हैं? पहाड़ी क्षेत्र पर। कमेंट बॉक्स में आपसे प्रश्न है, आप कमेंट करके बताएंगे उत्तर प्रदेश में जो हाइड्रो पावर प्लांट है वो कहाँ पर है? हाइड्रो पावर प्लांट है वो कहाँ पर है, आपको बताना है। 15 प्रश्न रह जाते हैं हमारी क्लास के। घरों के लिए वायरिंग प्रणाली का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस कारक पर विचार नहीं किया जाता? जब घर में हमें वायरिंग करवानी है तो देखो सबसे पहले लागत तो देखेंगे ही कि कितनी लागत आ जानी है, उसकी स्टेबिलिटी देखेंगे कि हाँ ये कितने समय के लिए सुरक्षित रहेगी, सुरक्षा भी देखनी है। पर निवासी कितने हैं इससे कोई निर्भर नहीं करता। इन्होंने पूछा है किस कारक पर विचार नहीं किया जाता? निवासियों की संख्या पर कोई भी विचार नहीं किया जाता है। देखो कैसा भी पेपर हो, कुछ में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो दिमाग लगाने से होते हैं, जो किताबों में बहुत कम पाए जाते हैं। ठीक है। अब 136 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। 136 नंबर प्रश्न है, यदि मशीन में 4 ध्रुव हैं, 22 स्लॉट है, सब न्यूमेरिकल प्रश्न है, हम आपको अगली क्लास में करा देंगे न्यूमेरिकल एक साथ साथ। डीसी सिग्नल को एसी सिग्नल में रूपांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला कन्वर्टर क्या है? डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है इन्वर्टर। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए एसी को डीसी में क्या कन्वर्ट करता है, एसी को डीसी में, तो ये करता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर जिसको हम हिंदी में दृष्टकारी भी कहते हैं। 138 नंबर प्रश्न ओपन हुआ नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न की प्रणाली के लिए कम लागत वाली सुरक्षा क्या होती है? विद्युतीय प्रणाली की सुरक्षा हमें करनी है तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? रिवायरेबल, जो फ्यूज होता है। रिवायरेबल मतलब पुनः हम उसको रिवायरिंग कर देंगे, उसमें जो तार लगा होता है वो अगर दोबारा लगा देंगे तो फिर वो दोबारा प्रयोग में लाया जा सकेगा। रिवायरेबल फ्यूज विद्युतीय प्रणाली की कम लागत के लिए हम प्रयोग करते हैं। 140 नंबर प्रश्न पर आ गए हैं। किस प्रकार के डायोड के लिए उत्क्रम पुनर्प्राप्ति समय न्यूनतम होता है? मतलब रिवर्स रिकरिंग समय जो
होता है वो सबसे कम होता है किसके लिए? शॉर्ट की जो डायोड होता है उसके लिए। कौन से डायोड के लिए? शॉर्ट की डायोड के लिए। अब 141 नंबर प्रश्न ओपन हुआ नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं 142 नंबर प्रश्न। किसी बैटरी की प्रयोग करने योग्य धारिता ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? तो बैटरी की जो प्रयोग करने वाली योग्य धारिता होती है उसको ज्ञात करने के लिए हम निस्संकरण की गहराई शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? निस्संकरण की गहराई। 143 नंबर प्रश्न देखते हैं। 143 नंबर प्रश्न क्या है? 143 नंबर प्रश्न है, प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं। प्रकाश वोल्टीय सेल जिसको हम हिंदी में एलईडी कहते हैं, क्या कहते हैं? जिसको हम हिंदी में कहते हैं एलईडी। एलईडी क्या होते हैं? तो ये अर्धचालक पदार्थ से बने होते हैं। खराब चालक पदार्थ, चालक पदार्थ, अर्धचालक पदार्थ नहीं, अर्धचालक पदार्थों से बने होते हैं, सेमीकंडक्टर पदार्थ से। अगला प्रश्न है 144 नंबर प्रश्न। 144 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, अंग्रेजी में है, द मटेरियल डेट लैक परमानेंट मैग्नेट डाइपोल आर नोन एज। वह मटेरियल जो परमानेंट मैग्नेट को डाइपोल मतलब प्रत्याकर्षित करते हैं, क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं डाई मैग्नेटिक मटेरियल। कौन से? डाई मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल तीन प्रकार के होते हैं, चुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय। चुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ और लोह चुंबकीय पदार्थ। ठीक है। 45 नंबर प्रश्न है, किस प्रकार की पारेषण लाइन में अभिग्राही छोर और प्रेषक छोर पर आवृत्ति के मान भिन्न भिन्न हो जाते हैं? तो ये होती है हाई वोल्टेज डीसी लाइन, एचवीडीसी बोलते हैं हाई वोल्टेज डीसी लाइन को। अब 146 नंबर प्रश्न है, ग्रिड में प्रतिक्रियाशील विद्युत शक्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला स्थैतिक उपकरण क्या है? दो बार प्रश्न पूछ लिया गया है, सिर्फ थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज चेंज करके। फैक्ट उपकरण जो होता है ग्रिड में विद्युत शक्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला क्या है? उपकरण है। अब 147 नंबर प्रश्न देखते हैं। 147 नंबर प्रश्न क्या है? 147 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केबल में इंसुलेटर के रूप में नहीं किया जाता? हाँ, यहाँ पर देखो तीन इंसुलेटर दिए गए हैं, बाकी चौथा क्या है? कंडक्टर है। इन्होंने कहा है कि केबल में इंसुलेटर के रूप में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। वैसे भी हम रीजनिंग से भी इस प्रश्न को हल कर सकते हैं अगर थोड़ी भी हमें चालक को चालक और चालक की जानकारी है तो। देखो, वार्निश कैम्ब्रिक ये एक प्रकार का क्या है? इंसुलेटर है। कागज भी इंसुलेटर होता है, रबड़ भी इंसुलेटर होता है, लेकिन तावा क्या है? चालक। यहाँ वही पूछा गया है कि केबल में हम इंसुलेटर के रूप में इसको प्रयोग नहीं करते हैं। तांबा तो अगर केबल में प्रयोग करेंगे तो एज ए कंडक्टर प्रयोग करेंगे, ना कि एज ए इंसुलेटर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की अपेक्षा डबल फेज इंडक्शन मोटर का क्या लाभ है? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की अपेक्षा डबल फेज इंडक्शन मोटर जो होती है निम्न परिवर्तन धारा लेती है। क्या लेती है? निम्न परिवर्तन धारा। 149 नंबर प्रश्न। अब क्लास के लास्ट दो क्वेश्चन बचे हैं। भूमिगत केबल बिछाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ क्या है? भूमिगत केबल जब हम बिछाते हैं तो उसमें कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? उसमें प्रयोग किया जाता है जीआई, जस्तीकृत इस्पात के तार। किसका प्रयोग करते हैं? जस्तीकृत इस्पात के तार का। अंतिम प्रश्न है, इन सेल टाइप ट्रांसफार्मर। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है? द लीकेज करंट इज रिडक्ट बाई। जो सेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है उसमें लीकेज करंट को प्रदर्शित करते हैं कैसे? सैंडविचिंग एचवी एंड एलवी बाइंडिंग से। कौन से? सैंडविचिंग एचवी एंड एलवी बाइंडिंग से। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। 19 तारीख का जो पेपर था फर्स्ट शिफ्ट का वो हमने आपको सॉल्व करा दिया है। अगर कुछ कमी रही हो क्लास में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे। समय थोड़ा कम था इसीलिए जल्दी थोड़ी क्लास आपको रिकॉर्ड कर दी, और आगे से प्रयास करेंगे कि पूरा फुल डिटेल में आपको समझाया करें। वैसे हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अगर आपको क्लास पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस प्रकार की क्लास और लानी है या नहीं लानी है। जब व्यू नहीं आएंगे, आपको पसंद नहीं आएगी, तो दूसरी क्लास लाने का मतलब क्या बनता है। चलिए, इसी प्रकार की और क्लासों के लिए चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। अगर आप मेरा साथ देते हैं तो मैं प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, जितने भी पेपर हैं, सभी पेपर आप और हम मिलकर साथ सॉल्व कर लेंगे। और ये पेपर कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद देने वाले हैं। ये आप देखेंगे जब पेपर देने जाएंगे, तब आप देखेंगे कि हाँ, ये जो पेपर हैं हमने सॉल्व किए हैं, ये काफ़ी हद तक हमारे काम आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम प्रारंभ करेंगे अगली वीडियो में 20-3-2021 सॉरी 19-3-2021 का सेकंड शिफ्ट का पेपर। कौन सी शिफ्ट का? सेकंड शिफ्ट का पेपर। तो चलिए, अब मिलेंगे किसी अगली वीडियो में।
तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।